हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महानता क्लासेज पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही होगा कि राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ गई है 2021 की, जिसका स्ट्रक्चर तैयार करके दे दिया गया है। तो अब की बार 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे। इसमें रीजनिंग, राजस्थान जीके, कंप्यूटर, बाल अपराध और इंडिया जीके आएगा। हमने आपको ये भी बताया था कि हम इंडिया जी के ल्यूसेंट बुक्स है जो पूरी करेंगे। तो दोस्तों वो समय आ गया है ताकि आपकी तैयारी भी निश्चित हो जाए और अपना वादा किया हुआ भी पूरा हो जाए। तो इंडिया जी के में अपने ल्यूसेंट बुक में अपने पढ़ेंगे कि इतिहास, भारत के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों अपने बिल्कुल बेसिक से लेकर इसको चलेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 12वीं पास करके पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, या कुछ ने 1-2 बार एग्ज़ाम दिया होगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अपने उनको भी ध्यान में रखकर बिल्कुल बेसिक से और क्रम वाइज चलना है, ताकि उनको भी समझ में आए कि भारतीय इतिहास कैसा था, ये इतिहास पुस्तकें अपने क्यों पढ़ते हैं, इसको पढ़ने की उनको समझ आ जाए। तो सबसे पहले अपने शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने पढ़ेंगे इतिहास। और इतिहास पढ़ते समय अपने को ये मालूम होना चाहिए कि इतिहास कहा किसको जाता है। तो मेरे दोस्तों, इसकी परिभाषा है कि इति प्लस हास, दो शब्दों से जुड़कर यह शब्द बना है। इति का मतलब होता है अतीत, पुराना, या जो समय बीत चुका है। हास का मतलब होता है कि उस समय हुई घटित घटनाएं इतिहास कहलाती है। तो प्रिय मेरे दोस्तों, इतिहास इति प्लस हास दो शब्दों से जुड़कर बना है। और इति का मतलब होता है जो अतीत में अपने घटित हो चुका है। अपना ब्लैक बोर्ड दोस्तों छोटा है, तो इसलिए मैं बार बार इसको मिटाकर आगे का कर्म लिखता रहूँगा। तो जो पुराने समय में घटित घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर क्या सारी ही घटनाएं इसमें इतिहास में शामिल की जाती है? तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि इतिहास में जो भी समस्त घटनाएं हैं उसको शामिल किया जाता है। उसी घटना को शामिल किया जाता है जिसका क्रमबद्ध हो, उसके साक्षी प्रमाण हों, और जिसने कहीं ना कहीं मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर उसका प्रभाव पड़ा हो। अब अगर एग्जाम्पल देके मैं अगर आपको बताऊं कि इतिहास के कौन कौन सी घटनाएं शामिल की जाती है। सपोज कर लीजिए आपके मन में विचार आया होगा कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो क्या ये इतिहास की घटना है? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये इतिहास की घटना नहीं है। इतिहास में वही चीज़ें होती हैं जो मैंने बताया कि कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन पर आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से उसका प्रभाव पड़े। तो इसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको देके बताऊं तो वर्तमान समय में जो अपना कोविड-19 दौर चल रहा है, कोविड-19 पीरियड चल रहा है, यह एक इतिहास के रूप में घटित घटना है।
यह आपके या अपने आने वाली पीढ़ियों में इसको देखने को मिलेगा, इसमें अपने को बुक्स में पढ़ने पर मिलेगा। क्योंकि कोविड-19 के कारण पूरे विश्व जगत में कहीं ना कहीं हर दृष्टि से अपने देखें तो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कोविड-19 का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ा है। दूसरी बात अपने देखें तो आने वाले समय में पढ़ा जाएगा कि 20वीं शताब्दी में एक कोविड-19 के नाम की बीमारी का उदय हुआ था, जो कि चीन के वुहान शहर से लेकर पूरे विश्व में फैल गई थी। तो ये चीज़ें इतिहास में पढ़ी जाती है मेरे दोस्तों। तो चलिए, ये तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, इतिहास कहा किसको जाता है। दूसरा आपने देखें तो इसका मेन पॉइंट है कि हेरोडोटस को विश्व इतिहास का जनक माना जाता है, द फादर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस पांचवी सदी में भारत आया था और इसने भारत और फारस के मध्य व्यापार का वर्णन किया है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर वर्णन कहाँ किया है। इसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी मेरे दोस्तों, जिसका नाम था हिस्टोरिका। तो भारत और फारस के मध्य व्यापार का वर्णन हिस्टोरिका नामक बुक्स में दिया गया है। अब आप कहोगे कि सर फारस किसको कहा जाता है, तो प्रिय मेरे दोस्तों, फारस को वर्तमान में ईरान कहा जाता है। क्योंकि जिस तरह से अपने विदेश के पहले नाम थे, लेकिन अब भारत और इंडिया दो ही नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गया प्रिय दोस्तों विश्व के इतिहास का। अब अपने देखें विश्व के इतिहास के बारे में राजस्थान पुलिस में बस इतना ही कुछ पूछा जा सकता है कि विश्व के इतिहास का जनक, द फादर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हेरोडोटस को कहा जाता है। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक अपनी हिस्टोरिका थी। ये कौन सी सदी में भारत आया था? तो ये 5वीं सदी में भारत आया था। उसके बाद अपने देखें तो दोस्तों भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास का जनक, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है प्रिय दोस्तों। और इन्होंने महाभारत की रचना की थी। प्रिय दोस्तों, मैं वही चीज़ें आपको सिर्फ लिखा रहा हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। बुक्स में आप अगर पढ़ोगे तो बहुत सी जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ा रहा हूँ। महाभारत युद्ध है जो वह कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था प्रिय दोस्तों। और कुरुक्षेत्र वर्तमान हरियाणा में है।
और कौरवों और पांडवों के मध्य लड़ा गया था। ये थी भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उत्तर में हिमालय से लेकर और पश्चिम में समुंदर तक फैला हुआ भारत देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारत को बहुत ही अन्य नामों से जाना जाता है। इसके कम से कम 5 नाम हैं, जिसके अपने सबसे पहले पढ़ते हैं आर्यभट्ट, ये आर्यों के नाम पर पड़ा था। दूसरा है हिंदुस्तान, तो मैं आपको बता दूं कि यूनानी और रोमन जो लेखक जो आक्रमणकारी आए थे वो प्रिय दोस्तों सिंधु नदी को हिंदू कहा करते थे, इसीलिए इस देश का नाम उन्होंने हिंदुस्तान रखा। दूसरा था तीसरा इंडिया। इंडिया ग्रीक भाषा के इंदे शब्द से अंग्रेजों ने इसका नाम इंडिया रखा। और तीसरा नाम था इंडिया और चौथा नाम प्रिय दोस्तों भारत। कहा जाता है कि यहाँ भरत नाम के राजा बहुत हुए थे, इसलिए नाम भारत पड़ा। और 5वां नाम है अपना शांतुके। ये कोई चाइनीज यात्री आए थे, उन्होंने इस देश को शांतुके कहा जाता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, भारत के संविधान में सिर्फ भारत को 2 ही नामों से जाना जाता है, जिसमें से है इंडिया और भारत। आप कभी भी क्रिकेट टीम लगा लीजिए, हॉकी टीम लगा लीजिए, फुटबॉल टीम लगा लीजिए, उनकी टी शर्ट पर अगर इंडिया की टीम होगी तो इंडिया या भारत ही लिखा होगा। तो ये थे भारत के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब अपने भारतीय इतिहास के बारे में बात करेंगे प्रिय दोस्तों। मैं जैसे जैसे दोस्तों पढ़ाता जाऊँ, आप मेरे साथ साथ बोलने का रिवीजन करिएगा। जैसे मैं आपको बताऊँ तो आपको समझने में आसानी होगी। अपने सिर्फ बिल्कुल बेसिक से और लॉजिक से प्रश्न क्लियर करेंगे ताकि आपको याद रहें, रट्टा नहीं मारना अपने को। तो भारत का इतिहास स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रिय दोस्तों प्राचीन भारत, इसको अपने एशियन हिस्ट्री बोलते हैं। फिर मध्यकालीन, क्योंकि ये मध्य में है। और लास्ट में अपना आ जाएगा मध्यकालीन और आधुनिक भारत। आधुनिक भारत भारत के इतिहास को स्रोतों के आधार पर, मेरे साथ साथ रिपीट करिएगा दोस्तों, भारत के इतिहास को स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें सबसे पहले अपना आता है प्राचीन इतिहास, फिर आता है मध्यकालीन भारत इतिहास और फिर आता है आधुनिक इतिहास। अब अपने अगर प्राचीन भारत की बात करें प्रिय दोस्तों, तो प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो प्राचीन भारत का इतिहास भी, प्राचीन भारत का इतिहास भी 4 भागों में बांटा गया है प्रिय दोस्तों। 4 भागों में बांटा गया है स्रोतों के आधार पर। इसमें सबसे पहले आएगा धर्म ग्रंथ, दूसरे स्थान पर आएगा ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरे स्थान पर आएगा प्रिय दोस्तों
विदेशी यात्रियों का विवरण या वृत्तांत। चौथा आएगा मेरे दोस्तों पुरातात्विक स्थल या अवशेष। प्राचीन भारत के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूं प्रिय दोस्तों, विश्व के इतिहास को अपने 2 डिवाइड किए थे। एक तो विश्व का इतिहास, दूसरी तरफ भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में अपने देखें तो प्राचीन भारत को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले स्रोतों के आधार पर मैं आपको बता दूं कि स्रोत क्या होते हैं। किसी भी अपने कोई साक्ष्य लिख रही हैं, किसी का कुछ विवरण लिख रही हैं, तो प्रिय दोस्तों अपने पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए ना। तो प्रूफ को ही स्रोत कहा गया है। सोर्सेस होने चाहिए अपने पास। द डिवाइड ऑफ 4 पार्ट्स: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, उसके बाद विदेशी यात्रियों का वृत्तांत और पुरातात्विक स्थल। धर्म ग्रंथों में अपने पहले पढ़ेंगे 1 नंबर पर वेद। उसके बाद प्रिय दोस्तों पढ़ेंगे अपने वेदांग। फिर पढ़ेंगे अपने प्रिय दोस्तों पुराण। फिर पढ़ेंगे अपने दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ और लास्ट में कुछ अन्य ग्रंथ। ये बात की थी। तो धर्म ग्रंथों में अपने बात करें तो प्रिय दोस्तों धर्म ग्रंथों को अपने 5 भागों में बांटा और इसमें सबसे पहले अपने पढ़ेंगे वेद। वेद का अगर मैं आपको बता दूं तो इसके रचयिता कृष्ण देवपायन वेद व्यास थे। वेदों को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो वेद हमेशा वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। वेदों को 4 भागों में बांटा गया दोस्तों और कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने इसकी रचना की थी। हमेशा वेद का मकसद यही रहता है, उपदेश यही रहता है कि वसुदेव कुटुंबकम, सभी धर्म निरपेक्ष होकर रह सकते हैं। अब अगर अपने 4 भाग देखें तो प्रिय दोस्तों इसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और प्रिय दोस्तों अथर्ववेद, ये 4 प्रकार हैं इसके। तो इसमें सबसे पहले अपने देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद का अगर मैं आपको बताऊं तो ऋचाओं के
क्रमबद्ध ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। दूसरा दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूतक हैं और 10,462 ऋचाएं देखने को मिलती है। और इसके पढ़ने वाले को यानी कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को दोस्तों होतर कहा जाता है। होतर कहा जाता है। 10 मंडलों में तीसरा मंडल है जो वो विश्वामित्र द्वारा रचित है, जिसमें सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। तीसरा जो आपका तीसरा मंडल है 10 मंडलों में से, तो प्रिय दोस्तों उसमें सूर्य देवता के को समर्पित गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। 9वां मंडल है जो वह देवता सोम को समर्पित है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को प्रिय विद्यार्थियों खिल कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है ना, इसीलिए लिखा। और 10वें मंडल में 4 पुरुष सुकृत बताए गए हैं, जो कि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य हैं। ये तो थी दोस्तों जानकारी ऋग्वेद के बारे में। अब अपने अगली बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें यजु यानी कि है यज्ञ पर बोले जाने वाले मंत्रों उच्चारण का इसमें विवरण मिलता है। लॉजिक सी बात है प्रिय दोस्तों, आपको रटना नहीं, अपने को सिर्फ इतना आइडिया लगाना है। इसमें यजुर्वेद दिया हुआ है यानी कि यज्ञ से संबंधित है, तो यज्ञ में अपने हवन करवाते हैं या कुछ भी करवाते हैं तो वहाँ अपने मंत्रोच्चारण करते हैं ना, तो यही चीज़ें हैं जो इससे अपने को रिलेटिव पता करनी है। दूसरा, इस वेद की सबसे खासियत बात ये है कि इसमें यानी कि इस वेद में
गद्य और पद्य दोनों भाग एक में ही समाहित हैं, यानी कि इसी में देखने को अपने को मिल जाते हैं। इस वेद में मनुष्य के कर्म कांड यानी कि रिचुअल और कर्म कांडों के नियम रूल्स बताए गए हैं। कई बार प्रश्न एग्जामिनर तोड़ मोड़ के पूछ लेता है कि मनुष्य के कर्म कांडों का विवरण कौन से वेद में अपने को मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों यजुर्वेद। इसको पढ़ने वाले या पाठ करने वाले को उदातर कहा जाता, अधर्व्यु कहा जाता है प्रिय दोस्तों, अधर्व्यु। इसके पढ़ने वाले को अधर्व्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के बारे में बस अपने को इतना ही याद रखने की बात है और इससे बाहर पूछा नहीं जाता। अब अगला वेद अपना आएगा सामवेद। मैं आपको बता दूं दोस्तों, शाम का अर्थ गान होता है। शाम का अर्थ गान होता है। परिभाषा इसमें या इस वेद में गाई जाने वाली ऋचाओं का वर्णन देखने को मिलता है, इसीलिए इसे सामवेद कहा जाता है। अब लॉजिक लगा के देखो प्रिय दोस्तों कि जब गाई जाने वाली गीतों ऋचाओं का ज्ञान इसमें मिलता है तो अपने कह सकते हैं ना कि यह एक संगीत ग्रंथ है, और संगीत ग्रंथ पुराना होने के कारण इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अब अपने बात करें अथर्ववेद की, लास्ट और अंतिम इसको लिखने वाले ऋषि अथर्वा थे, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि ने लिखा था, इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। सबसे अंत में लिखने वाला वेद, द लास्ट ऑफ वेदा। क्या दिया हुआ है इस वेद में, मैं आपको बता दूं तो इसमें
जादू टोना इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र और सबसे इम्पोर्टेंट विवाह का वर्णन दिया गया है। विवाह का वर्णन दिया गया है। एक बात इसकी और इम्पोर्टेंट है, अथर्ववेद में कन्या या स्त्री जन्म की निंदा की गई है। तो प्रिय दोस्तों, ये थे अपने चार वेद। चार वेद थे और जिनको अपने बिल्कुल बारीकी से समझा, वही चीज़ें समझी जो सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। अब मैं आपको पीछे का थोड़ा थोड़ा रिवीजन करा दूं, मेरे साथ साथ आप दोहराइएगा, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा, साथ साथ याद हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपने पढ़ा था इतिहास कहते किसको हैं। तो मेरे दोस्तों, इति प्लस हास को, जो अतीत में घटित घटनाओं को इतिहास कहा जाता है, ये पढ़ा आपने। उसके बाद इतिहास का जनक किसको कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी। तो इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हिस्टोरिका थी। और प्रिय दोस्तों, हिस्टोरिका में भारत और फारस की 5वीं सदी का व्यापार का वर्णन दिया गया था। और हिस्टोरिका लिखने वाले हेरोडोटस ही थे, है ना। तो ये तो था अपना इतिहास का। उसके बाद आपने याद किया था, पढ़ा था भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का जनक कृष्णदेवराय को माना जाता है। कृष्णदेवराय ने महाभारत की रचना की थी। महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र हरियाणा में लड़ा गया था मेरे दोस्तों। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, एशियन हिस्ट्री, मेलोडी हिस्ट्री और वर्तमान हिस्ट्री या आधुनिक हिस्ट्री कह सकते हैं, है ना। प्राचीन भारत एशियन हिस्ट्री को अपने स्रोतों के आधार पर 4 भागों में बांटा था। इसमें अपना था धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण और पुरातात्विक विवरण। धर्म ग्रंथों में अपने आज हमने टॉपिक किया है वेद, दूसरा कल करेंगे अपने वेदांग, उसके बाद पुराण, उसके बाद अपना ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे आखिरी में कुछ अन्य ग्रंथ। वेदों में प्रिय मेरे दोस्तों आपने पढ़ा था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। ऋग्वेद में वेद में अपने
ऋग्वेद पढ़ा था, यजुर्वेद पढ़ा था, सामवेद पढ़ा था, अथर्ववेद पढ़ा था। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की रचना ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होतर कहा जाता है ना। 10 मंडलों में तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा, मेरे साथ रिपीट करिए दोस्तों, 10वें मंडल में तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। उसके बाद जो 9वां मंडल है देवता सोम का उल्लेख है। 8वां मंडल है उसमें हस्तलिखित को ऋचाओं को खिल कहा जाता है। और 10वां जो मंडल है मेरे दोस्तों, 10वें मंडल में 4 पुरुष सूक्त हैं, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, है ना। ये अपने 10वें मंडल में किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था यजुर्वेद को। इसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। सामवेद भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। मेरे साथ दोहराइए दोस्तों, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है हाँ जी, तो मेरे दोस्तों यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों भागों में बांटा गया है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक ऑफ सामवेद को। और लास्ट में आया है अपना अथर्ववेद। अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि ने लिखा था। इसमें मनुष्य के जादू, टोना, मंत्र, उच्चारणों का विवरण दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट कि सबसे लास्ट में लिखे जाने वाला, सबसे लास्ट लिखा जाने वाला एकमात्र ग्रंथ है। और इससे भी इम्पोर्टेंट अगर मेरे प्रिय दोस्तों देखें तो अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। तो ये चीज़ें अथर्ववेद में शामिल थी। एक बात मैं निखाना और भूल गया, नोट कर लीजिएगा कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। पुराना वेद है। क्वेश्चन पूछेगा वो कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आ जाएगा ऋग्वेद। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, तो उत्तर कहा जाता है। उसमें कुल कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। आज के लिए प्रिय दोस्तों इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों का सहयोग ही हमारा विश्वास है। और हम जानकारी बिल्कुल बेसिक से तैयारी करेंगे। ल्यूसेंट जीके मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो और ये ल्यूसेंट बुक पूरी कवर करना चाहते हो तो फिर ये दोस्तों एक एक वीडियो को 2-2 बार रिवाइज करो। प्लस मैं जैसे जैसे रिवीजन करवाता हूँ, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ तो मेरे पीछे पीछे बोलिए, अकेले बैठे बैठे बोलिए, तभी आपको
ये बिल्कुल ध्यान से और याद हो जाएगी। हम लोगों को क्यों याद हो जाती है? इसीलिए याद हो जाती है कि हमको बार बार दोहराना पड़ता है और वो चीज़ अपनी रेगुलर याद हो जाती है। इसका एग्जाम्पल देकर मैं वीडियो समाप्त करूँगा कि आप कॉलेज जाते हो, आप स्कूल जाते हो, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हो, तो जैसे ही आपको इंस्टीट्यूट से छुट्टी होती है, आप अपने घर की तरफ आते हो, क्या आप रास्ता भूल जाते हो? नहीं भूलते ना। आपको हर जगह पता होता है कि कहाँ से कौन सा मोड़ आएगा और कहाँ से किधर से अपने को निकलना है। तो उसी प्रकार इसी वीडियो को लगातार आप 1 या 2 बार रिवाइज करके देखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा और आपको ल्यूसेंट बुक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत।